हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 की रेशियो एनालिसिस की एक्सरसाइज में से 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो कहीं मत जाइएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में आपको ये हेल्प करने वाला है। तो गिटमैन की बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमारा ये वन शॉर्ट वीडियोस में हम इन एक्सरसाइजेस को भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले आप इसको गौर से पढ़ेंगे। आई एम वेरी होपफुल आपने इसको नोट कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपके पास ये क्वेश्चन हो एक तरफ और साथ में आप अंडरस्टैंड कर रहे हो जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया है, तो इसका आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनानी है आपने, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है। यूज द अप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू प्रिपेयर गुड्स फ्रॉम ऑन डेविस कंपनीज बैलेंस शीट एट दिसंबर 31, 2012 में आपने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। उसकी आइटम्स आपको गिवन है। वन बाय वन हम इन आइटम्स को डिस्कस कर लेते हैं। आइटम्स में आपके पास उसने वैल्यू दी है, उसने क्या 000 है और ये जैसे जस्ट लाइक उसने 220 दे दिया, तो दैट मीन के 2,20,000 की ये वैल्यू उसने ऊपर बता दिया कि जी ये मिलियंस में है। ठीक है वैल्यू। और उसके बाद आपके पास ये सारी आइटम्स गिवन है। दिसंबर 31, 2000 का डाटा है ये, जिसमें आपको अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, अक्रूवल, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, कैश, कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन, ईच एंड एवरी आइटम उसने आपको दे दी है। लैंड, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म मशीनरी, मार्केटेबल, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, प्रेफर्ड स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, सेल्स, व्हीकल्स, ठीक, सेल्स रेवेन्यू भी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने आपको दे दी है। सिंपली हमने क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन को उठाना है और अपनी स्टेटमेंट के अंदर बना दी। सारी की सारी आइटम जो है ये जस्ट लाइक कि जर्नल एक्सपेंस है, ये यूज़ नहीं होंगे बिकॉज ये इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर यूज़ होगा, इक्विपमेंट यूज़ होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस यूज़ नहीं होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूज़ नहीं होगी, कॉमन स्टॉक यूज़ होगा, कैश, बिल्डिंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्रूवल्स, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, इन्वेंट्रीज, लैंड, लॉन्ग टर्म डेट्स, मशीनरी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नोट्स पेएबल, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार है। ठीक है, और प्रेफर्ड स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, सेल्स रेवेन्यू यूज़ नहीं होगी और व्हीकल्स यूज़ होगी। ये कुछ आइटम्स में से यूज़ नहीं होगी, बाकी सारी की सारी आइटम जो है ये इसको हम यूज़ करने वाले हैं और हम इससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। चलें लेट्स बिगिन। आपने अपने नोटबुक उठा लेनी है और साथ साथ मेरे ये नोट करते जाना है। ये क्वेश्चन है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। ये ऑन डेविस कंपनी है, बैलेंस शीट हम इसकी बना रहे हैं और 31 दिसंबर 2012 की हम जो है वो बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब सबसे पहले आपके पास है एसेट्स एक साइड है और एक साइड लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। आपने इसको दो साइड में डिवाइड कर लेना है। ये एसेट साइड है, अमाउंट आ गई, लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी और साथ में अमाउंट आ गई। इस तरह आप बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। आप दो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट की तरह फॉर्मेट भी यूज किया जा सकता है और ये वाला फॉर्मेट भी यूज किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल, अब करंट एसेट्स हैं। आप उस क्वेश्चन में सबसे पहले एसेट्स में साइड में क्या आएगा, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमने अभी देखे थे, वहां पे कैश था, हमने निकाल लिया 2,15,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मिली, वो भी लिख ली। अकाउंट्स रिसीवेबल था, वो भी लिख लिया। इन्वेंट्रीज थी, वो भी लिख ली। तो जो जो आइटम्स वहां पे अवेलेबल थी वो हमने लिख ली। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, टोटल करंट एसेट्स आ गए कितने, 11,15,000 रुपीज़ के हमारे पास जो है वो टोटल करंट एसेट्स आ गए। हमने वहां से क्वेश्चन से निकाल लिए। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमें लैंड नजर आया, बिल्कुल आया जी, लैंड एंड बिल्डिंग उसकी अमाउंट लिख ली, मशीनरी आ गई, फर्नीचर आ गया और व्हीकल आ गई। ये 3-4 आइटम्स थी जो फिक्स्ड एसेट्स थी, वो हमने सारी की सारी यहाँ पे ये लिख ली। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इनको टोटल किया। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व इसलिए किया है कि अगर मैं एक ही क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से कराऊंगा तो ये वीडियो घंटों में चली जाएगी, जो कि आपके लिए बोरिंग होगी। तो आपके लिए एक तो ये सोल्यूशन भी मिल गया और आपके लिए इसको करना भी आसान है और आपको सारी समझा भी रहा हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने इन सारे फिक्स्ड एसेट को टोटल किया और क्वेश्चन के अंदर आपको कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी गई है। कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है कि वो माइनस होती है आपके एसेट्स में से, फिक्स्ड एसेट्स में से। ठीक है, तो हमने उसको, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने पढ़ा भी हुआ है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,65,000 की इस ये जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं इसमें से माइनस कर देनी है। ठीक है, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितने रह जाएंगे फिर, 8,15,000 के नेट फिक्स्ड एसेट रह जाएंगे। अब एसेट साइड को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स का और दूसरा जो फिक्स्ड एसेट्स का, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो आपके पास 19,30,000 रुपीज जो हैं
या डॉलर जो है ये टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे। तो एक साइड आपकी 19,30,000 की आ जाएगी, ठीक है। और वाइस वर्सा हमारे पास सेकंड जो उसकी साइड है लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, इसमें सबसे पहले आप करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। करंट लाइबिलिटीज आपके पास अवेलेबल जो थी वो थी अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल और एक्रूवल्स। इन तीनों को हमने लिख लिया, ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों को जब ऐड किया तो आपके पास टोटल क्या आ गया, 7,50,000 रुपीज करंट लाइबिलिटीज का टोटल आ गया आपके पास। देन लॉन्ग टर्म डेट अवेलेबल था, लाइक कि ये जो है वो एक ये शॉर्ट टर्म सिक्योर लाइबिलिटीज होती हैं और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास 4,20,000 का था। तो इन चारों को हमने जमा कर लिया, जब ऐड कर लिया तो आपके पास जो है वो क्या आ गया, टोटल लाइबिलिटीज आ गई 11,70,000 रुपीज की। फिर आपके पास आ जाती है ऑनर्स इक्विटी साइड, ठीक है, स्टॉक वाली साइड आ जाती है। तो ऑनर्स इक्विटी साइड में आपके पास क्या, सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक, फिर है कॉमन स्टॉक, दोनों गिवन है आपने लिख लिए। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार गिवन था 3,60,000 का, वो भी लिख लिया। रिटेन्ड अर्निंग भी आपकी ऑनर्स इक्विटी साइड पर आती है, वो भी लिख लिया आपने, ठीक है। एंड देन आपके पास क्या आ गया, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। आप इन सारों को जमा करेंगे तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ गई। इसको और ये जो टोटल ऑनर इक्विटी आई है, स्टॉक होल्डर इक्विटी आई है, इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो आपके पास एक फिगर आ जाती जो कि 90,30,000 रुपीज की। अब ये जो फिगर आया है दैट मीन के दोनों साइड्स का जो फिगर है एसेट्स का और लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी का, दोनों बोथ आर इक्वल। तो जब भी ये इक्वल होते हैं तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर जो है वो ठीक होता है। तो आपकी साइड जो है वो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमने इसको इक्वल कर लिया। ये क्वेश्चन में मांगा था उसने, बैलेंस शीट बनानी थी, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया। चलें अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है बैलेंस शीट प्रिपरेशन करनी है। इस क्वेश्चन की भी इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आपने। Adam and Aaron Adams have collected their personal assets and liability information and have asked to put together a balance sheet as of December 31st, 2012. The following information received from the Adams family: कैश, चेकिंग, सेविंग, IBM स्टॉक, ऑटो लोन, मॉर्टगेज, मेडिकल बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, ये सारी आइटम्स यहाँ पे नेटवर्क, इसमें कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो आपको समझना है, जो पता ना चले। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, बिकॉज ये आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप करके तो क्या करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे एंड देन मैं फिर आपको बताऊंगा ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो इसको आपने एक्सरसाइज करना है। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि इससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया है वो सेम था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज देखिए इम्पैक्ट ऑफ इनकम्स ऑन फर्म्स बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कॉनराड एयर इनकॉर्पोरेशन है रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ $13,65,000 फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2013. Show how Conrad's balance sheet would change from 2012 to 2013 depending on how Conrad spent those earnings described the scenarios. अच्छा, उसने क्या किया है कि 13,65,000 रुपया एक कॉनराड एयर इनकॉर्पोरेशन है, उसका उसने बता दिया कि उनकी जो इनकम स्टेटमेंट है, जो नेट इनकम है वो 13,65,000 रुपये है December 31st, 2013 की। शो हाउ कॉनराड बैलेंस शीट वुड चेंज फ्रॉम 2012 टू 2013। वो कहता है कि कैसे ये चेंज हो गई। ये देखें, ये वाली जो उसने नीचे स्टेटमेंट दी हुई है 31st टू 2012 था, उसने बताया है कि ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। वो बता रहा है कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं, आपने फाइंड आउट करना है। ये उसने 31st 2012 की बना के आपको दी है। अब वो ये कह रहा है कि ये इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट जो 2013 की उसने बनाई है 13,65,000 रुपया। आपने ये बताना है इसकी बेसिस पे, इस इनकम स्टेटमेंट की बेस पे कि बैलेंस शीट के अंदर अब 2013 के अगर हम बनाते हैं तो क्या चेंजेस आएंगी। ये सारी सेम रहेगी, इनकम स्टेटमेंट सिर्फ चेंज हुई है उसकी, तो वो बताना है कि क्या चेंजेस आई हैं। नीचे उसने कुछ फाइंड आउट करने के लिए आपको चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 पे उसने कहा कॉनराड पे टू डिविडेंड्स ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेस्टेड द फंड्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पहली स्टेटमेंट जो आपने फाइंड आउट करनी, जो चेंजेस हैं वो बता रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। ये 2012 की बैलेंस शीट है और 2013 में क्या चेंजेस आएंगी वो बताना है। और उसने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट आपको बता दी है, उसका नेट इनकम बता दी जो कि 13,65,000 है। रिक्वायरमेंट वो बता रहा है कि जो चेंजेस आई हैं।
उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पे टू डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेस्टेड द फंड्स इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसने डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया और इन्वेस्ट कर दिया है फंड्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। तो दैट मीन कि अब आपने बैलेंस शीट में बताना है कि क्या चेंजेस। 13,65,000 अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट नेट इनकम है और आपने उसमें से डिविडेंड भी नहीं दिया 2013 में, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में वो कह रहा है कि आपने जो है वो इन्वेस्ट किया है, कोई डिविडेंड नहीं दिया और फंड जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिए कितने 35,000 रुपीज़ के। और अब आपने बताना है कि क्या चेंजेस आएंगे। तो नंबर ए रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 रिक्वायरमेंट है जिसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ ये आपके सामने है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे अमाउंट, बिगिनिंग वैल्यू, चेंज क्या आया और फाइंडिंग वैल्यू। ठीक है, नंबर 1 A B C D इस तरह से हम रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ए रिक्वायरमेंट आपके पास है, उसमें आपने लिख लिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज में चेंज आया, जो उसने बताया कितना, बिगिनिंग वैल्यू कितनी बताई हुई है 35,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो चेंज क्या है, वो क्या है, उसने वो जो फंड है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर, किसमें, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। तो चेंज क्या है, 13,65,000 रुपया आपके पास नेट इनकम आई थी और मार्केटेबल सिक्योरिटीज पहले कितनी पड़ी है 35,000 की बिगिनिंग वैल्यू। तो चेंज होके क्या हो जाएगी 14 लाख वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी 14 लाख हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जितने फंड थे वो सारे के सारे कहाँ क्या कर रहा है, उससे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई डिविडेंड नहीं दे रहा। तो बिगिनिंग वैल्यू 35,000 है और एंडिंग क्या है 13,65,000 नेट इनकम आई। तो आपके पास टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा, एंडिंग वैल्यू 14 लाख आ गई, सिंपल। अब ये तो हो गया एसेट साइज पे इफेक्ट आ गया। अब इसका बैलेंस साइड पे क्या इफेक्ट आएगा, 13 हमारा कितना फर्क आना चाहिए 13,65,000। तो अभी आप देखें रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग क्वेश्चन के अंदर आपको दी गई है, उसने कितनी दी हुई है, अब मेरे पास जो यहाँ पे है वो पिछले साल की वो उसने लिखी हुई है, वो है 15,75,000 रुपीज़ रिटेन्ड अर्निंग था। तो जो ऑनर सिक्योरिटी साइड पे क्या चेंज है, उसमें क्या हुआ, वो जो इनकम थी आपकी वो सारी की सारी दैट मीन आपने रिटेन की तभी आपने इन्वेस्ट किया ना, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी 13,65,000। तो आपके पास एक अमाउंट जनरेट होकर आएगी 29,40,000 रुपीज़ की। ये आपकी दोनों साइड्स अब इक्वल हो गई हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना इनकम ना एसेट साइड पे ना जो है वो लाइबिलिटी साइड पे। दैट मीन कि दोनों साइड्स आपकी इक्वल रहेगी, रिक्वायरमेंट ए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है कि 35,000 की जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी वो सारी पहले पड़ी थी, अब वो सारी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। तो एसेट साइड में 13,65,000 ऐड हुआ, तो दूसरी साइड पे रिटर्न वाली साइड पे जो लाइबिलिटी साइड है उस पर रिटेन्ड अर्निंग में 13,65,000 ऐड हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ओके। अब समझ लें बी को, Conrad paid dividends totaling 5 lakh rupees and used the balance of the net income to retire pay off long term debt। अब वो क्या कह रहा है, समझे कि वो कह रहा है कि कॉनराड ने जो है वो आपको 13,65,000 जो उसको इनकम हुई ना, जो नेट इनकम हुई, उसमें से 5 लाख रुपए का क्या कर रहा है, डिविडेंड पे कर रहा है। क्या दे रहा है, डिविडेंड। तो दैट मीन कि ये तो माइनस हो जाएंगे। एंड यूज द बैलेंस ऑफ द नेट इनकम टू रिट्राइव पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और बाकियों का क्या कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म डेट पे यूज करने में यूज कर रहा है। तो अब आप इसको समझ लें, ये है आपके पास ये है बी। तो सबसे उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म डेट पे करने में लगा दिया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास बिगिनिंग वैल्यू कितनी पड़ी है पहले से 2012 वाली, वो है 27 लाख रुपया, और उसने क्या किया, डेट पे कर दिया। तो डेट पे कर दिया तो दैट मीन के कितने 65 थे, 5 लाख तो चला गया ना 13,65,000 में, तो बाकी कितने बच गए 8,65,000। तो 8,65,000 आपने माइनस कर देने हैं डेट में से, लॉन्ग टर्म डेट में से हमने वो निकाल दिया। तो डेट कितना रह जाएगा आपके पास, एंडिंग वैल्यू 18,35,000 रुपया। अब डेट कैसे पे किया उसने, 5 लाख तो डिविडेंड चला गया था, बाकी आपके पास जो अमाउंट थी 8,65,000 की। अब ये देखें इक्विटी साइड पे इफेक्ट आया। ठीक है, कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, इक्विटी साइड पे इफेक्ट आया, क्योंकि उसमें से डेट माइनस हो गया 8,65,000 रुपए का। ऐसा ही हुआ ना, तो अगर इस तरह से करेंगे तो चेंजेस जो हैं वो तो आपकी एसेट साइड डिफरेंट हो जाएगी और इक्विटी साइड डिफरेंट हो जाएगी। तो रिटेन्ड अर्निंग भी तो होगी ना आपकी, आपने पैसा 8,65,000 क्या किया था, रिटेन किया था, 8,65,000 को आपने रिटेन किया था, उस रिटेन को आपने सेव किया था, इसमें से आपने जो है वो डेट पे किया। तो दैट मीन रिटेन्ड अर्निंग में वो ऐड हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग है 15,75,000 की, 8,65,000 उसमें ऐड हो जाएगा, तो 24,40,000 वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों का इफेक्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपका बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। ये सिर्फ उसने चेंजेस पूछे हुए हैं कि क्या चेंजेस आएंगे, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नंबर सी की। नंबर सी को चेक करते हैं जी। कॉनराड पेड डिविडेंड टोटलिंग 5 लाख एंड इन्वेस्टेड द बैलेंस ऑफ द नेट इनकम इन द बिल्डिंग ऑफ न्यू हैंगर। उसने क्या किया, कह रहा है कि थर्ड में 5 लाख उसने फिर से डिविडेंड पे कर दिया है
और बाकी की जो अमाउंट थी उसने बिल्डिंग लेने में लगा दी है। तो आप फिर सी पे चले जाएं। सी की रिक्वायरमेंट में आप क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग में क्या आएगा उसका, आपके पास बिल्डिंग कितने की थी, बिगिनिंग वैल्यू 16 लाख की थी। अब आपने क्या किया, 5 लाख तो 13,50,000 रुपये में से आपने क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया फिर से, और बाकी कितने रह गए 8,65,000। तो 8,65,000 की आपने बिल्डिंग खरीद ली, तो बिल्डिंग आपके पास ऐड हो जाएगी इसमें, तो 24,65,000 टोटल आपके पास बैलेंस आ जाएगा। दूसरी साइड ये एसेट साइड पे इफेक्ट आ गया। अब रिटेन्ड अर्निंग पे भी सेम इफेक्ट आएगा, बिकॉज क्योंकि आपने ये पैसे सेव किए थे डिविडेंड के अलावा, उसी से आपने बिल्डिंग खरीदी, तो आपके रिटेन्ड अर्निंग में भी ये ऐड हो जाएंगे। तो 15,75,000 में आपने 8,65,000 ऐड किए, तो 24,40,000। तो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल, उधर भी ऐड हो गया, उधर भी ऐड हो, उधर बिल्डिंग में ऐड होगा, उधर रिटेन्ड अर्निंग में ऐड होगा, तो बैलेंस इक्वल आएगा। सिंपल, ठीक है। चलें, होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आपके पास है डी कॉनराड पेड ऑल 13,65,000 एज डिविडेंड टू स्टॉक होल्डर। वो कहता है कि उसके पास 13,65,000 रुपये थे, सारे के सारे उसने पे कर दिए। कहाँ पे पे कर दिए, उसने डिविडेंड में पे कर दिया। दैट मीन कि जब वो डिविडेंड पे कर देगा तो कुछ भी नहीं बचेगा बैलेंस शीट में लिखने के लिए। तो हमने क्या लिखा, नो चेंजेस इन एनी अकाउंट, किसी चेंज के अंदर कोई किसी भी अकाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना एसेट पे ना ही लाइबिलिटी साइड पे और ना इक्विटी वाली साइड पे। ये एक था क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, जो कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि उसका सोल्यूशन है। आप इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं इसको कर लें जल्दी से। हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इनिशियल सेल प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। अब क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है। इसको पहले आप पढ़ लें, इसको नोट कर लें। इनिशियल सेल प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। Beck Corporation has one issue of preferred stock and one issue of common stock outstanding. Given Beck's stakeholders equity account that follows determine the original price per share which the firm sold its single issue of common stock. बेसिक वो कह रहा है कि उसने कॉमन स्टॉक भी इशू किए हैं, प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू किए हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है। सोल्ड इट्स सिंगल इशू ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक की जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। और कुछ यहाँ पे उसने चीज़ें भी दे दी हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी दे दी उसने, बता दिया कि ये मिलियंस में अमाउंट है, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक है 1,25,000 का, कॉमन स्टॉक उसने बता दिया कि 0.75 पार वैल्यू है, 3 लाख के उसके शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये उसके पास कॉमन स्टॉक की वैल्यू आती है। पेड इन कैपिटल ऑफ एक्सेस इन पार 26.5 आ गया। कॉमन स्टॉक बता रहा है वो इतने का है पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग बता रहा है कि वो ये पड़ी है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी अमाउंट्स उसने यहाँ पे आपको बता दी हैं। आपने बेसिकली इसमें से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं इनिशियल सेल प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। हमने इनिशियल सेल प्राइस निकालनी ऑफ कॉमन स्टॉक के, कितने का बेसिकली कॉमन स्टॉक की वैल्यू। तो इनिशियल सेल प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक का फॉर्मूला सबसे पहले आप नोट कर लें, पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक प्लस पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार। एक तो पहले नंबर पे क्या, पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, जितनी पार वैल्यू होगी वो, और जितना भी एक्सेस कैपिटल होगा ना उससे ज्यादा पैसे आपने कमाए होंगे पार से, वो वाली, इन दोनों को आपने ऐड करना, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे आपने डिवाइड कर देना है। सिंपल यही इसके अंदर काम करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम दोनों को आप कैलकुलेट कर लें, पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक को, और ये देखें यहाँ पे पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आपने कैलकुलेट करनी है, विच इज यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 1,25,000 है उसकी, और कॉमन स्टॉक की शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये कॉमन स्टॉक के 2,25,000, 2,25,000 प्लस करेंगे आप इसमें, ये वैल्यू मैंने ली है, ये वैल्यू, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ऑफ कॉमन स्टॉक, जो है कि है 2,625, ठीक है, 26,25,000 दूसरी वैल्यू है ये। इन दोनों को आपने ऐड करना है, डिवाइड आपने किस पे करना है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग वो है 3 लाख, तो 3 लाख आपके पास, 3 लाख जो है वो आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे, जो कि आएगा 28,50,000, ठीक है। और इस पे डिवाइड किस पे होगा, ये 3 लाख पे। 3 लाख क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा $9.5। $9.5 आपकी
इनिशियल सेल्स प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक है जो कि आपने फाइंड आउट, जब भी आपको इनिशियल सेल्स प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करनी हो तो आपको अगर कॉमन स्टॉक वैल्यू दी गई है और साथ पेड इन कैपिटल एक्सेस ऑफ पार दे, दोनों पे ऐड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन को नोट कर लें और आपको ये इसको फिर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा बाद में। इस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना चाहिए था, होपफुली आपने कर लिया होगा। साथ साथ नोटबुक पकड़ा करें और साथ साथ सॉल्व करते जाया करें, इजी हो जाएगा करना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन। अभी तो हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन पे ही नहीं आए, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। तो चैप्टर 3 में क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि आपको ये कंप्लीट ही मैं करवा दूं। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, हाइज एंटरप्राइजेज बिगेन 2012 with a retained earning of balance 9,28,000 during 2012. The firms earned 3,77,000 after tax from the amount preferred stockholder were paid $47,000 in dividends. At year end 2012, the firm's retained earning totaled $10,48,000. The firm had 1,40,000 shares of common stock outstanding in 2012. अब फाइंड आउट क्या करना है, एक स्टेटमेंट उसने दी है हाइज एंटरप्राइजेज की, उसमें कहता है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द ईयर एंडेड December 31, 2012 ऑफ हाइज एंटरप्राइजेज। नोट कह रहा है बी श्योर टू कैलकुलेट एंड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड पेड इन 2012। जो उसने कैश डिविडेंड्स दिए हैं वो भी वो कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो भी आपको करने हैं। एंड देन फिर कैलकुलेट द फर्म्स 2012 अर्निंग्स पर शेयर फाइंड आउट करना है। हाउ लार्ज अ पर शेयर कैश डिविडेंड द फर्म पे ऑन कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग 2012, कि कितने उसने आपको पर शेयर उसने डिविडेंड पे किया, फिर ये भी फाइंड आउट करना है। ईपीएस, डीपीएस और साथ में आपको रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करनी है। तो रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, विच इज जैसे कि कैश डिविडेंड जितना उसने पे कर दिया। चलें लेट्स सी, साथ साथ में आपको इसको क्वेश्चन को नोट कर लें, पहले आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन है 2012 की इंटरप्राइज उसने स्टेटमेंट दी हुई है। तो उसने कहा है कि इसमें जो चेंजेस आई हैं वो आपने फाइंड आउट करके वो आपने बताना है और वो उसके अकॉर्डिंग आपने रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनानी है। तो उसके लिए अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं हम, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग सॉल्व कर रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए होता है आपको, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग चाहिए होती है कि कितनी आपने रिटेन की है, और आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक हैं, कॉमन स्टॉक हैं, तो वो दोनों भी आपको चाहिए होते हैं क्योंकि वो आपने वहाँ से माइनस करने होते हैं, कैश डिविडेंड जो आपने दे दिया, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से निकाल देते हैं। तो अभी आपके पास अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास कॉमन स्टॉक नहीं है, तो आपको पहले कॉमन से कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा 1,40,000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, और ये प्रेफर्ड स्टॉक 47,000 का है, और ये जो है ये उसने रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस बताया जो कि 2012 का बताया है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि द फर्म अर्नड 3,77,000 आफ्टर टैक्सेस। 2012 के अंदर उसने जो भी काम हुआ उसके बाद उसने जो इनकम स्टेटमेंट में अर्न किया 3,77,000 आफ्टर टैक्सेस उसने नेट इनकम अर्न की है। तो ये पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग वो बता रहा है कि जी उसका बैलेंस 9,28,000 था, ठीक है। और ये भी उसने बता दिया कि एट द ईयर एंड 2012 द फर्म्स रिटेन्ड अर्निंग 10,48,000, 9,28,000 से 10,48,000 पे चली गई हैं 2012 में। तो अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कितना है, अभी साथ साथ मैं आपको करवाता रहता हूँ। अभी आप देखें कैश डिविडेंड पेड ऑन कॉमन स्टॉक, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास होना चाहिए, प्रेफर्ड स्टॉक होना चाहिए, और चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग होना चाहिए। तो आपके पास जो है वो कॉमन स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपके आफ्टर टैक्सेस कितना है, 3,77,000। चलें जी, हम यहाँ पे लिखेंगे 3,77,000, ऑलराइट। फिर प्रेफर्ड स्टॉक कितना है, 47,000। तो ये उसमें से माइनस होता था नेट इनकम में से, हमने माइनस कर दिया, ठीक है। हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कॉमन स्टॉक को कितनी इनकम मिलेगी, कितना उनके पास होगा। अब आप बाकी आप देखें कि रिटेन्ड अर्निंग में, रिटेन्ड अर्निंग से क्या पता चलेगा कि कितना डिवाइड कर दिया, कितना रख लिया। अभी नेक्स्ट ईयर का तो आपके पास डाटा ही नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर का डाटा इसी तरह से निकालोगे ना। एक तो नेट इनकम से मिल गया प्रेफर्ड स्टॉक, और दूसरा 10,48,000 आपके पास रिटेन्ड अर्निंग है 2012 का डाटा, और ये उससे प्रीवियस ईयर का 9,28,000। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास अमाउंट निकल आएगी। इन दोनों का डिफरेंस लें
3,77,000 में से 47,000 को माइनस कर दें और इनको माइनस कर दें, तो आपके पास 2,10,000 रुपये जो बच जाएंगे। ये क्या बच जाएगा? ये कॉमन स्टॉक आपके पास बच जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कॉमन स्टॉक, जो कि क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन हुआ, ठीक है। इसलिए उसने कहा था बी श्योर टू कैलकुलेट एंड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कैश डिविडेंड पेड इन 2012, जो आपने कैश डिविडेंड अमाउंट पे कर दी, तो बाकी अमाउंट जो थी वो आपने पे कर दी है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये अमाउंट जो है ये 2,10,000 रुपये ये आपने कॉमन स्टॉक वालों को पे की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो मेन है वो है आपने जो फाइंड आउट करना था वो करना था रिटेन्ड अर्निंग हाइज इंटरप्राइजेज की। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड 31st 2012 यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में आपके पास सबसे पहले क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये आपके पास आ गई रिटेन्ड अर्निंग पिछले साल की 9,28,000, जिसको ओपनिंग भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओपनिंग, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ गया, जो कि ऐड होता है 3,77,000 रुपीज़ इस साल आपने जमा किया है। माइनस क्या करेंगे? उसमें से जो भी प्रेफर्ड डिविडेंड होगा, जो भी कॉमन स्टॉक होगा, वो तो हमने दे दिया, प्रेफर्ड स्टॉक भी दे दिया, रिटेन तो नहीं किया ना। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिटेन करके रखना, जितने पैसे रिटेन किए, हमने स्टेटमेंट पहले भी पढ़ी हुई है। तो प्रेफर्ड स्टॉक माइनस कर देंगे 47,000 का। कॉमन स्टॉक अभी हमने निकाला, वो इसी वजह से हमने निकाला था कि जो हमने कैश डिविडेंड्स दिए हैं, प्रेफर्ड स्टॉक भी दिया और कैश डिविडेंड कॉमन स्टॉक की सूरत में भी दिया, तो वो हमने फाइंड आउट इसलिए किया है। तो 2,10,000 रुपये हमने वो भी दे दिया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, किसमें से? इनमें से, ठीक है। तो आपके पास अमाउंट क्या आ जाएगी? 10,48,000, जो कि उसने बता दी थी कि रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कितनी है? 10,48,000 रुपीज़ है इस साल की, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे उसने बता दिया था कि 10,48,000 रुपीज़ की जो रिटेन्ड अर्निंग है वो आई है 2012 के एंड पे। कैसे आई है, किस तरह से चेंज आया है, वो चेंज फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे चेंज समझ आ गया आपको। कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ा पहले हमें, उसके बाद हमें बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ा, और हमने ये एक स्टेटमेंट जो है वो निकाल ली है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ बी स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट पहले पढ़ने, कैलकुलेट द फर्म्स 2000 अर्निंग पर शेयर, ईपीएस फाइंड आउट करना है। सिंपल है, ईपीएस फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने बी स्टेटमेंट सॉल्व की है। इसमें ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक है तो वो माइनस कर देंगे। तो बेसिकली फॉर्मूले में क्या आता होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर कैसे आती है? जो भी नेट प्रॉफिट आपके पास नेट इनकम आता है आफ्टर टैक्सेस, माइनस कर दो उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक को, तो हमने माइनस कर दिया नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। 3,77,000 आपके पास अमाउंट थी नेट इनकम की, 47,000 प्रेफर्ड स्टॉक था, माइनस कर दिया। और जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 140,000 हैं, तो वो हमने डिवाइड कर दिया, तो $2.36 आपके पास ईपीएस आ गया अर्निंग पर शेयर के। $1 पे आप जो है वो कॉमन होल्डर कितना अर्न करें? $2.36 अर्न करें। फिर है नंबर सी, जिसमें है कैश डिविडेंड्स पर शेयर आपने फाइंड आउट करना है। कैश डिविडेंड्स फाइंड आउट करना, नंबर सी उसने बताया है कि आप कैश कितना दे रहे हो डिविडेंड्स पे, पर शेयर पे, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैश डिविडेंड, जितना आपने टोटल कैश डिविडेंड दिया, ये बात होती है कॉमन स्टॉक होल्डर की, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो आपने कितना कॉमन स्टॉक होल्डर को दिया था? हमने कैलकुलेट किया 2,10,000। 2,10,000 डिवाइड बाय 1,40,000, तो 1.50 आपने कैश डिविडेंड दिया है। क्या दिया है? कैश डिविडेंड पर शेयर। हम हर शेयर पे कितना कैश डिविडेंड दे रहे हैं? 1.50। ये अर्निंग पर शेयर है कि आप अर्न कितना कर रहे हैं और उनको मिल कितना रहा है। जो कैश की सूरत में जा रहा है वो है 1.50 जा रहा है, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। ये उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये ए, बी और सी आपको एक ही पेज पे नजर आ रही होंगी। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट कि आपके पास ये क्वेश्चन सेव हो जाए और आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, आई एम वेरी होपफुल कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या बता रहा है जी? चेंजेस इन स्टॉक होल्डर इक्विटी, लिस्टेड आर द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट फॉर ईयर 2012 एंड 2011 and 12 as reported by Mountain Air Sky Resorts Incorporation. The overall value of stockholder equity has risen from 20 lakh to 75 lakh पे चली गई है उसकी वैल्यू। यूज द स्टेटमेंट टू डिस्कवर हाउ एंड वाई हैपेंड। आपने बताना है कि उसकी वैल्यू 20 लाख रुपीज़ से स्टेटमेंट जो इक्विटी होल्डर स्टेटमेंट होती है ना, स्टॉक होल्डर इक्विटी, वो 20 लाख के 75 लाख पे कैसे चली गई, ये उसने आपने बताना है उसको। और कुछ चीज़ें उसने यहाँ पे आपको दे दी हैं
और उसने ये बता दिया द कंपनी पे टोटल डिविडेंड्स नंबर, टोटल डिविडेंड उसने 2 लाख पे किया है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2012। पहली स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, व्हाट वाज माउंटेन एयर्स नेट इनकम फॉर द फिस्कल ईयर 2012। 2012 के लिए आप सबसे पहले आपने नेट इनकम फाइंड आउट करनी है। ये 2011 का डाटा था और ये 2012 का डाटा है, और यहाँ पे भी उसने आपको चीज़ें दे दी हैं और आपने बताना है कि नेट इनकम क्या है। तो नेट इनकम जब भी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, देखें ये रिटेन्ड अर्निंग दिया है उसने, तो इनका डिफरेंस आएगा आपके पास एक तो, ठीक है, उसका डिफरेंस भी लेंगे हम, और साथ में आपको डिविडेंड पता होना चाहिए कि डिविडेंड कितना दिया है। तो उसने डिविडेंड भी दिया हुआ है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, कॉमन स्टॉक डिविडेंड से भी आपको मिल जाएगा। तो ये मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ। ये है हमारे पास नेट इनकम जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड पेड। जितना डिविडेंड दिया वो और जितनी चेंजेस इन रिटेन्ड अर्निंग हुई कि पिछले साल 2011 में क्या रिटेन्ड अर्निंग थी और 2012 में क्या है, उनका जो डिफरेंस होगा वो, और प्लस आप क्या करेंगे डिविडेंड पेड, तो कितना डिविडेंड पे किया, दोनों चीज़ें। तो हमारे पास ये देखें 15 लाख रुपए की जो है वो है और 10 लाख पिछले दफ़ा था, तो कितना डिफरेंस आएगा इसमें 5 लाख का। 5 लाख ही प्लस 2 लाख जो है वो डिविडेंड पे कर दिया, तो ये टोटल कितना आ गया 7 लाख। तो डिविडेंड तो उसने खुद बता दिया था ना, ये देखें उसने यहाँ पे बताया था क्वेश्चन के अंदर कि 2 लाख जो है वो डिविडेंड है फिस्कल ईयर का 2012 का। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता थी तो आपने क्वेश्चन में सॉल्व कर ली कि आपकी जो नेट इनकम है वो कितनी है 7 लाख। ये क्या है आपकी नेट इनकम और ये कितनी है 7 लाख रुपीज़ फाइनली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, स्टेटमेंट नंबर बी है, हाउ मैनी न्यू शेयर्स डिड द कॉर्पोरेशन इशू एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर। कितने उसने नए शेयर्स इशू किए हैं 2012 के अंदर जो उनके उसने सेल किए हैं। तो बी की तरफ हम चले जाएंगे, ये बी स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें है न्यू शेयर इशूड, हमने फाइंड आउट करने हैं कि कितने शेयर इशू किए हैं। कोई इसमें टिपिकल चीज़ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर उसने दोनों स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसने पिछले साल का डाटा भी दिया है, इस साल का भी दिया है। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स आप लेंगे 2012 के कितने हैं और आउटस्टैंडिंग शेयर्स लेंगे 2011 के कितने हैं। 2012 के उसने बताए हैं 15 लाख हैं और आउटस्टैंडिंग शेयर जो 2011 में कितने शेयर किए थे 5 लाख रुपए, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 लाख रुपए का। और इनकी पार वैल्यू कितनी है 1 है, जो कि वो भी क्वेश्चन में बताई है। तो आप उसको डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास उतने ही अमाउंट आपके पास आ जाती है। 10 लाख शेयर जो है वो न्यू इशू किए थे। फिर सी रिक्वायरमेंट के अंदर वो क्या कहता है, न्यू शेयर इशुएंस पर इशुएंस प्राइस। उसने कहा है एट व्हाट एवरेज प्राइस पर शेयर डिड द न्यू स्टॉक ड्यूरिंग सोल्ड ड्यूरिंग 2012 सेल हुआ, ठीक है, कि किस प्राइस पे आपने सेल किए हैं। 2012 में जो हमने 10,000 शेयर नए इशू किए थे वो किस प्राइस पे सेल हुए हैं, ये अब हमारा क्वेश्चन है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है। पेड इन कैपिटल कितना था, एक्सेस ऑफ पार जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, प्लस कॉमन स्टॉक कितना है, ठीक है। तो कॉमन स्टॉक आपके पास और आउटस्टैंडिंग शेयर पे डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो 2012 का डेटा है 2012 का और 2011 का, 2012 के अंदर 45 लाख जो हैं वो उसने बताया है कि जी पेड इन कैपिटल है, और जो पिछले साल का था वो कितना था 5 लाख। तो 5 लाख को 45 लाख में से माइनस कर दिया तो पीछे कितना रह गया 40 लाख रुपीज रह गए, 40 लाख रह गए पेड इन कैपिटल। प्लस कॉमन स्टॉक कितना है, कॉमन स्टॉक जो है वो पिछले साल का एक का 15 लाख था और एक का 10 लाख था, तो 5 लाख था। तो 5 लाख को 10 लाख में से माइनस कर दिया, पीछे कितना रह गया 15 लाख को 5 लाख में से माइनस कर दिया, पीछे कितना रह गया 10 लाख। तो इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये 50 लाख बन गए। डिवाइड कितने पे कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जो कितने इस साल शेयर इशू किए 2012 में, अभी हमने निकाले हैं वो हैं 10 लाख। तो 10 लाख शेयर्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास रेट क्या आ जाएगा $5 एवरेज रेट आया जो न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं उनका हमने फाइंड आउट किया $5 एवरेज रेट, ठीक है। ये इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है। और आई एम वेरी होपफुल, सिंपल सी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, जो नहीं समझ आएगी आप पूछ सकते हैं। फिर डी है, डी में आपके पास है ओरिजिनल इशुएंस प्राइस। अब आपने कहा है कि वो जो आपने पहले कॉमन स्टॉक इशू किए थे, लेट मी टेल यू, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ कि उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है एट व्हाट प्राइस पर शेयर डिड माउंटेन एयर ओरिजिनल 5 लाख शेयर सेल, किस प्राइस पे जो उसके 5 लाख शेयर, ये तो 10 लाख तो अब हमने इशू किया ना, जो पहले 5 लाख वो कह रहा है जो इशू किए थे वो किस प्राइस पे आपने इशू किए थे
ओरिजिनल प्राइस वो क्या थी, उसको हमने अब फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल प्राइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला पेड इन कैपिटल प्लस कॉमन स्टॉक नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो पिछले साल हमने इशू किया था ना, उसकी हम बात करें। तो पेड इन कैपिटल कितना है, जो कि दिया हुआ है पिछले साल का, मैंने आगे आपको बताया भी है कि 5 लाख है, प्लस कॉमन स्टॉक वो भी इतने का ही है 5 लाख का पिछले साल का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए थे, 5 लाख इशू किए थे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 10 लाख, 10 लाख को 5 लाख पे डिवाइड करेंगे तो $2 आ जाएगा। $2 पे पिछले जो स्टॉक होल्डर से उन्होंने शेयर, उनको एक शेयर की जो कीमत थी, प्राइस वो पड़ी थी $2। अब वाले जो नए इशू किए थे उसकी एवरेज प्राइस कितनी पड़ी थी, जिन्होंने खरीदे उनको $5 पड़ी थी, $5 पड़ी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारे मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिए हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें रेशो कंपैरिजन करना है। रॉप्टर एराइज रिसेंटली inherited a stock portfolio from his uncle, wishing to learn from about the companies in which he is now invested. Robert performed the ratio analysis each and decided to compare them to each other. सम ऑफ रेशियोज एनालिसिस, उसने कहीं स्टॉक इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसकी वो एनालिसिस करना चाह रहा है कि उसका क्या निकल के आएगा। रेशो है करंट रेशो, डेट रेशो, क्विक रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और ये कंपनीज हैं जैसे आइसलैंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में उसने किया, बर्जर हेवन में किया, फिंक सॉफ्टवेयर में किया, रोलैंड मोटर्स में किया है। तो अब इस ये रेशोज हैं और ये उसने कहा कुछ फाइंडिंग्स हैं। आपने कहता है कि जूम करना है दैट हिज अंकल वाज अ वाइज इन्वेस्टर हु असेंबल द पोर्टफोलियो विद केयर। रॉबर्ट फाइंड्स द वाइड डिफरेंस इन दीज रेशोज कंफ्यूजिंग हेल्प हिम आउट। उसने ना, उसके अंकल ने एक डाइवर्स सा पोर्टफोलियो बनाया डिफरेंट डिफरेंट, तो वो कंफ्यूज है कि यार ये कैसे हैं, तो वो इसलिए उसकी हम हेल्प आउट करना चाह रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम माइट रॉबर्ट एनकाउंटर इन कंपेयरिंग दीज कंपनीज टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो। इस रेशियो की बेस पे वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये डिफरेंट कंपनी, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये मोटर व्हीकल्स की है, ये खाने पीने की है और ये इलेक्ट्रिक है। ये तीनों कंपनीज डिफरेंट वाइब देती हैं, डिफरेंट तरह से काम करती हैं, इनका जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आती हैं, रेशियोज डिफरेंट आएंगी, चीज़ें डिफरेंट आएंगी। तो इसको कंपेयर करना कोई वाइज डिसीजन नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ईच इंडस्ट्री हैज़ डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, डिफरेंट रिस्क लेवल्स हैं, डिफरेंट कैश फ्लो पैटर्न हैं, डिफरेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट हैं। तो इसलिए इसको हम इस तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते कि एक की रेशो कम है और एक की ज़्यादा क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई माइट द करंट एंड क्विक रेशियोज फॉर द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी एंड द फास्ट फूड स्टॉक बी सो मच लोअर देन द सेम रेशियोज फॉर द अदर कंपनीज। कि जो बाकी कंपनीज हैं, ये देखें यहाँ पे क्विक, आप देखें यहाँ पे उसने बताया है कि करंट एंड क्विक रेशियो जो है इलेक्ट्रिक यूटिलिटी की, इसकी दोनों की कम है देखें, और यहाँ पे देखें 6.8 और यहाँ पे देखें 5.2, 4.5, 3.7, तो ये ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो हम इसका आंसर उसको ये बताएंगे कि ये कंपनी जो है, ये वाली इलेक्ट्रिक की और जो फूड की, इनका डेली बेसिस पे कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा होता है, कैश पे काम कर रही होती है, बहुत ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता। ये कंपनी जो है ये डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर और ये जो व्हीकल्स कॉर्पोरेशन है ये डिफरेंट है। तो उसकी बेसिस पे हम इसको आंसर दे सकते हैं कि है वेरी प्रिडिक्टेबल एंड कैश इनफ्लोज होता है, कस्टमर्स पे मंथली बिल रेगुलरली, और ये गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही होती है, तो ये उधार पे नहीं चल रहा होता सीन, तो ये उनका कैश इनफ्लो जो होता रहता है। ठीक है, तो रेवेन्यू इज स्टेबल एंड रेगुलेटेड, तो बहुत ज़्यादा उसका रेवेन्यू जो है वो स्टेबल भी होती है और रेगुलेटेड भी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल नहीं होता उनका। तो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ का इस तरह से चल रहा होता है, इसलिए उनकी क्विक रेशियो और जो उनकी करंट रेशियो है वो कम है। फास्ट फूड कंपनीज का भी इसी तरह से सेल मोस्टली इन कैश बेसिस पे होते हैं, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, इन्वेंट्री टर्न्स वेरी क्विकली होता है फास्ट फूड का। ठीक है, तो कैश कम्स इन कंटिन्यूसली आ रहा होता है, तो उनके इसलिए उनको इनकी जो रेशो है ये कम है, इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास वाई माइट बी ऑल राइट ऑफ द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी टू कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेट बट नो द सॉफ्टवेयर आर कंपनी। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है इसका जो डेट है, डेट रेशो आप देखें उनकी वो है 0.68, जबकि सॉफ्टवेयर हाउस का 0 डेट है, उसकी कोई डेट नहीं है। तो इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो अब हम इसको ये बताने लगे हैं। देखिए यूटिलिटीज़ वाली साइड पे अगर आप देखें, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल अर्निंग है, उसकी जो अर्निंग है यूटिलिटीज़ में वो स्टेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है।
लो बिजनेस रिस्क में बिजनेस रिस्क बिल्कुल लो होता है, रेगुलेटेड इनकम होती है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कंट्रोलकारी होती है। जो सॉफ्टवेयर फॉर्म होती है इसकी बात करें तो अर्निंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल, इसकी अर्निंग्स अनप्रिडिक्टेबल, कभी ज़्यादा हैं कभी कम हैं कभी हैं ही नहीं। हाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। प्रोडक्ट्स कैन बी बिकम ऑब्सोलीट क्विकली, जल्दी सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं, प्रोग्राम जो है वो जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। इफ़ रेवेन्यू ड्रॉप्स डेट बिकम्स डेंजरस, अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो जाए तो इसका जो डेट पे करने की एबिलिटीज है वो डेंजरस हद तक डिफरेंट हो जाएंगी। तो इस वजह से इनका जो डेट का लेवल है वो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कर रहा हुआ है कि क्यों आपका जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है और बाकियों का कम है। आई थिंक सो उसने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिसमें वो कहता है कि इन्वेस्टर्स why would not investors invest of all their money in software companies। वह कहता है कि सारी सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्यों नहीं इन्वेस्ट करी इंस्टेड ऑफ लेस प्रॉफिटेबल कंपनीज, कि लेस प्रॉफिटेबल में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं जबकि सारे के सारा सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं कर रहे। बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउसेज की जो इनकम है वो अनप्रिडिक्टेबल इनकम है। हमने डिस्कस कर लिया कि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है ये हाईली प्रॉफिटेबल होती है, प्रॉफिट इसमें होता है, हाई अनसर्टेनिटी भी होती है, अर्निंग में फ्लक्चुएट शार्पली, अर्निंग जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं शार्पली, ठीक है, जल्दी मूव करती हैं। जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट लो होता है बट स्टेबल होती हैं, प्रिडिक्टेबल होती हैं, कैश स्टेडी होता है बट आ रहा होता है, रेगुलर इनकम्स होती हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हमने लो कंपनीज, दो लो प्रॉफिट वाली कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ। उसके जो चाचा हैं, अंकल हैं, वो बहुत वाइज हैं, इस वजह से उन्होंने डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो ये आप इसको क्वेश्चन का ये आंसर है जिसको आप दे सकते हैं। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कभी शॉर्ट में पूछ लेंगे या कभी इस तरह से पूछे जा सकते हैं। मेरे बताने का पर्पज़ ये कि आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, आपके बहुत सारे टीचर्स आपको करवा रहे होते हैं, तो हम अपने सिलेबस को कवर करके चलेंगे और हम एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आज में हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अब तक, इसको आप नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि रेशियो एनालिसिस के होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।